चैप्टर 17 एक टेलीग्राम। गन क्लब द्वारा किया गया महान कार्य अब लगभग समाप्त हो चुका था और फिर भी चांद पर प्रक्षेपास्त्र के रवाना होने से पहले 2 महीने बीतने वाले थे। सार्वभौमिक अधीरता के लिए ये 2 महीने 2 साल के बराबर प्रतीत होंगे। तब तक प्रत्येक ऑपरेशन का सबसे छोटा विवरण हर दिन अखबारों में छपता था और जनता उत्सुकता से उसे पढ़ती थी, लेकिन अब ये डर था कि यह ब्याज लाभांश बहुत कम हो जाएगा और हर कोई अपनी दैनिक भावनाओं का हिस्सा प्राप्त करने से डरता था। वे सभी निश्चित रूप से निराश थे। सबसे अप्रत्याशित, असाधारण, अविश्वसनीय और असंभावित घटना उस समय घटित हुई जब सामान्य उत्साह अपने उच्चतम स्तर पर था। 30 सितंबर को अपराह्न 3:47 बजे अटलांटिक केबल के माध्यम से राष्ट्रपति बार्बिकेन के लिए एक टेलीग्राम टाम्पा टाउन पहुंचा। उसने लिफाफा फाड़कर संदेश पढ़ा और अपने अत्यंत संयम के बावजूद तार पड़ते समय उसके होंठ पीले पड़ गए और आंखें धुंधली हो गईं। गन क्लब के अभिलेखागार में संग्रहीत संदेश का पाठ निम्नलिखित है। फ्रांस, पेरिस, 30 सितंबर, सुबह 4 बजे। बार्बिकेन, टाम्पा टाउन, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अपने गोलाकार खोल के स्थान पर बेलनाकार शंक्वाकार प्रक्षेप्य का उपयोग करो। अंदर जाओगे, स्टीमर अटलांटा से आओगे। मिशेल अर्दान। चैप्टर 18 अटलांटा का यात्री। अगर यह अद्भुत समाचार टेलीग्राफ के जरिए आने के बजाय डाक से और सीलबंद लिफाफे में आता, अगर फ्रांसीसी, आयरिश, न्यूफाउंडलैंड और अमेरिकी टेलीग्राफ क्लर्कों को इसकी जानकारी नहीं होती तो बार्बिकेन को एक पल के लिए भी संकोच नहीं होता। वह समझदारी के लिए और अपने काम पर बदनामी न डालने के लिए इस बारे में बिल्कुल चुप रहता। ये टेलीग्राम एक व्यावहारिक मजाक हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह एक फ्रांसीसी व्यक्ति से आया था। क्या संभावना है कि कोई व्यक्ति ऐसी यात्रा के बारे में सोच सकता है? और अगर वह व्यक्ति अस्तित्व में था तो क्या वह पागल नहीं था जिसे तोप के गोले की बजाय एक स्ट्रेट वेस्टकोट में बंद किया जाना चाहिए था? लेकिन संदेश सर्वविदित था और मिशेल आर्डन का प्रस्ताव पहले से ही संघ के सभी राज्यों में फैल चुका था, इसलिए बार्बिकेन के पास चुप रहने का कोई कारण नहीं था। इसलिए उन्होंने उस समय टेम्पा टाउन में अपने सहकर्मियों को बुलाया और बिना ये बताए कि वे इसके बारे में क्या सोचते हैं या टेलीग्राम की विश्वसनीयता के बारे में कुछ भी कहे बिना, उन्होंने ठंडे दिमाग से संक्षिप्त पाठ पढ़ा। संभव नहीं, अनोखी, वे हम पर हंस रहे हैं, बेतुका, बेतुका। कुछ मिनटों तक संदेह, अविश्वास और मूर्खता के लिए हर तरह की अभिव्यक्ति उचित इशारों के साथ सुनाई दी। जेटी मैस्टन ने अकेले ही ये शब्द कहे, यह एक विचार है। उन्होंने कहा, हाँ, मेजर ने उत्तर दिया, लेकिन अगर लोगों के पास ऐसे विचार हैं तो उन्हें क्रियान्वित करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गन क्लब के सचिव ने बहस के लिए तैयार होकर तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं? लेकिन इस विषय को छोड़ दिया गया। इस बीच मिशेल आर्डन का नाम टेम्पा टाउन में पहले से ही चल रहा था। अजनबी और स्थानीय लोग आपस में बातें करते और मजाक करते, यूरोपिया के बारे में नहीं, जाहिर तौर पर एक पौराणिक व्यक्ति बल्कि जेटी मैस्टन के बारे में, जिसने उसके अस्तित्व पर विश्वास करने की मूर्खता की थी। जब बार्बिकेन ने चांद पर एक प्रक्षेप्य भेजने का प्रस्ताव रखा तो हर किसी ने सोचा कि यह उद्यम स्वाभाविक और व्यावहारिक है, बैलिस्टिक का एक सरल मामला। लेकिन ये कि एक समझदार व्यक्ति प्रक्षेप्य के अंदर यात्रा करने की पेशकश करे, एक दिखावा था, या एक परिचित अमेरिकी शब्द का उपयोग करें, ये सब धोखाधड़ी थी। ये हंसी पूरे संघ में शाम तक जारी रही। यह एक असामान्य बात थी उस देश में जहां किसी भी असंभव कार्य को सिद्धहस्त और पक्षपाती लोग मिल जाते हैं। फिर भी मिशेल अर्दन के प्रस्ताव ने कई लोगों के मन में एक खास भावना जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ऐसी बात के बारे में नहीं सोचा था। कितनी ही बातें जो एक दिन नकार दी गईं, अगले ही दिन हकीकत बन गईं। ये यात्रा एक न एक दिन क्यों ना पूरी हो, लेकिन जो भी हो, जो व्यक्ति ऐसा जोखिम उठाएगा वह पागल ही होगा, और निश्चित रूप से चूंकि उसके प्रोजेक्ट को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता था, इसलिए उसे इस बारे में चुप रहना चाहिए था, बजाय इसके कि वह इस तरह की हास्यास्पद बकवास से पूरी आबादी को परेशान करे। लेकिन सबसे पहले, क्या ये व्यक्ति वास्तव में अस्तित्व में था? ये बड़ा सवाल था।
मिशेल अर्दन का नाम अमेरिका में बिल्कुल भी अज्ञात नहीं था। यह एक ऐसे यूरोपीय व्यक्ति का नाम था जो अपने साहसिक उपक्रमों के लिए बहुत चर्चित था। फिर अटलांटिक की गहराई में भेजा गया टेलीग्राम, उस जहाज का नाम जिस पर फ्रांसीसी ने घोषणा की थी कि वह अपनी यात्रा पर निकला है, उसके आगमन की तिथि, इन सभी परिस्थितियों ने प्रस्ताव को एक निश्चित संभावना का आभास दिया। उन्हें इसके बारे में अपने मन से बोझ हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। जल्द ही ये अलग थलग व्यक्ति समूहों में बंट गए। समूह आणविक आकर्षण के कारण परमाणुओं की तरह जिज्ञासा की क्रिया के तहत संघनित हो गए, और परिणाम राष्ट्रपति बारबिकेन के निवास की ओर जाने वाली एक सघन भीड़ थी। संदेश आने के बाद से राष्ट्रपति ने इस बारे में जो सोचा था वह नहीं कहा था। उन्होंने जेटी मैस्टन को बिना किसी अनुमोदन या दोष प्रकट किए अपनी राय व्यक्त करने दी थी। वह चुप रहे, घटनाओं का इंतजार करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने जनता की अधीरता को ध्यान में नहीं रखा और टैम्पा टाउन की आबादी को अपनी खिड़कियों के नीचे इकट्ठा होते देखकर बहुत खुश नहीं थे। बड़बड़ाहट, चीख पुकार और शोरगुल ने जल्द ही उन्हें सामने आने के लिए मजबूर कर दिया। ये देखा जाएगा कि उनके पास सभी अप्रिय चीजें थीं और साथ ही एक सार्वजनिक व्यक्ति के कर्तव्य भी थे। इसलिए वह उपस्थित हुए, मौन रखा गया और एक नागरिक ने उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछा, क्या टेलीग्राम में मिशेल अर्दन के रूप में नामित व्यक्ति अमेरिका जा रहा है या नहीं? सज्जनों, बारबिकेन ने उत्तर दिया, मैं आपसे अधिक कुछ नहीं जानता। हमें जानना ही होगा। कुछ अधीर आवाजें उठीं। राष्ट्रपति ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, समय हमें बताएगा। वक्ता ने उत्तर दिया, समय को पूरे देश को असमंजस में रखने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आपने टेलीग्राम की मांग के अनुसार प्रक्षेप्य के लिए अपनी योजना बदल दी है? अभी नहीं, सज्जनों, लेकिन आप सही हैं, हमें टेलीग्राफ का सहारा लेना होगा जिसने ये सारी भावना पैदा की है। भीड़ चिल्लाई, टेलीग्राफ ऑफिस की ओर। बारबिकेन सड़क पर उतरा और विशाल जनसमूह का नेतृत्व करते हुए टेलीग्राफ ऑफिस की ओर चला गया। कुछ ही मिनटों बाद लिवरपूल के अंडरराइटर्स के पास एक टेलीग्राम भेजा गया जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मांगे गए। अटलांटा किस तरह का जहाज है? उसने यूरोप कब छोड़ा था? क्या उस पर मिशेल अर्दन नाम का कोई फ्रांसीसी व्यक्ति सवार था? 2 घंटे बाद बारबिकेन को इतनी सटीक जानकारी मिली कि अब संदेह करना संभव नहीं था। स्टीमर अटलांटा, लिवरपूल से 2 अक्टूबर को टैम्पा टाउन के लिए रवाना हुआ, जिसमें एक फ्रांसीसी व्यक्ति सवार था जिसका नाम यात्री पुस्तिका में मिशेल अर्दन के रूप में दर्ज था। पहले तार की इस पुष्टि पर राष्ट्रपति की आंखें अचानक चमक उठीं। उन्होंने अपने हाथ भींच लिए और बुदबुदाते हुए सुने गए। तो ये सच है, तो यह संभव है। फ्रांसीसी व्यक्ति वास्तव में मौजूद है और 2 सप्ताह में वह यहाँ होगा, लेकिन वह पागल है। मैं कभी भी सहमति नहीं दे सकता। और फिर भी उसी शाम उन्होंने ब्रैडवेल एंड कंपनी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे नए आदेश आने तक प्रक्षेपास्त्र की ढलाई स्थगित कर दें। अब उस भावना का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिसने पूरे अमेरिका को अपने कब्जे में ले लिया? बारबिकेन प्रस्ताव का प्रभाव 10 गुना बढ़ गया था। संघ के अखबारों ने क्या कहा, उन्होंने जिस तरह से समाचार को स्वीकार किया और उन्होंने पुराने महाद्वीप से इस नायक के आगमन का कैसे गुणगान किया। हर व्यक्ति जिस ज्वरग्रस्त उत्तेजना में जी रहा था, घंटों, मिनटों और सेकंडों को गिनते हुए उसका चित्रण कैसे किया जाए। इतने सारे दिमागों पर एक विचार के प्रभाव का एक कमजोर विचार भी कैसे दिया जाए, कैसे दिखाया जाए कि हर काम को एक ही व्यस्तता के लिए छोड़ दिया गया। काम रुक गया, वाणिज्य स्थगित हो गया, जहाज रवाना होने के लिए तैयार, अटलांटा के आगमन से न चूकने के लिए बंदरगाहों में इंतजार कर रहे थे। हर तरह का वाहन भरा हुआ आ रहा था और खाली लौट रहा था। एस्पिरिटो सेंटो की खाड़ी लगातार स्टीमर, पैकेट बोट, आनंद नौकाओं और सभी आयामों के फ्लाई बोट्स द्वारा उन हजारों जिज्ञासु लोगों की संख्या का वर्णन कैसे किया जाए जिन्होंने एक पखवाड़े में टैम्पा शहर की जनसंख्या को 4 गुना बढ़ा दिया और अभियान में लगी सेना की तरह उन्हें तंबुओं के नीचे डेरा डालना पड़ा। ये सब कार्य मानव बल से परे है और इसे बिना जल्दबाजी के नहीं किया जा सकता। 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे बहामा चैनल के सेमाफोर ने क्षितिज पर घने धुएं का संकेत दिया। 2 घंटे बाद एक बड़े स्टीमर ने उनके साथ संकेतों का आदान प्रदान किया।
अटलांटा नाम तुरंत टैम्पा टाउन को भेजा गया। शाम 4 बजे अंग्रेजी जहाज एस्पिरिटू सेंटो की खाड़ी में प्रवेश कर गया। शाम 5 बजे वह हिलिसबोरो बंदरगाह के प्रवेश द्वार से गुजरा और शाम 6 बजे टैम्पा टाउन के बंदरगाह में लंगर डाला। लंगर अभी रेतीले तल पर पहुंचा भी नहीं था कि 500 जहाजों ने अटलांटा को घेर लिया और स्टीमर पर हमला कर दिया गया। बार्बिकेन सबसे पहले डेक पर पहुंचा और उसने अपनी आवाज में ऐसी भावनाएं व्यक्त की जिन्हें दबाने की उसने व्यर्थ कोशिश की। मिशेल अर्दान, उन्होंने कहा। उपस्थित पूप पर चढ़े एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बार्बिकेन ने अपनी दोनों बाहें मोड़कर प्रश्नवाचक निगाहों से और मौन मुख से अटलांटा के यात्री की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। वह 42 साल का आदमी था, लंबा, लेकिन पहले से ही काफी झुका हुआ, कैरियटिड्स की तरह जो अपने कंधों पर बालकनियों को सहारा देते हैं। उसका बड़ा सिर हर बार हिलता था और शेर के याल की तरह लाल बालों का एक गुच्छा, छोटा चेहरा, चौड़ा माथा, बिल्ली की मूंछों की तरह उभरी हुई मूंछें और गालों के बीच में पीले बालों के छोटे छोटे गुच्छे, गोल और काफी जंगली दिखने वाली अदूरदर्शी आंखें इस बेहतरीन बिल्ली के समान शारीरिक बनावट को पूरा करती थीं। लेकिन नाक को साहपूर्वक काटा गया था, मुंह विशेष रूप से मानवीय था, माथा ऊंचा, बुद्धिमान था और एक ऐसे खेत की तरह जोता गया था जिसे कभी खाली नहीं रहने दिया जाता। अंत में एक मांसल शरीर जो लंबे अंगों पर अच्छी तरह से संतुलित था, मांसल भुजाएं, शक्तिशाली और अच्छी तरह से सेटलीवर और एक दृढ़ चाल ने इस यूरोपीय को एक मजबूत शरीर वाला व्यक्ति बनाया, धातुकर्म कला से उनके एक भाव को उधार लेने के लिए, बल्कि गढ़ा हुआ। लेविटर या ग्रेटियोलेट के शिष्यों ने इस व्यक्तित्व के कपाल और शारीरिक बनावट में लड़ाकूपन के निर्विवाद लक्षण आसानी से पहचान लिए होते, अर्थात खतरे में साहस और बाधाओं पर विजय पाने की प्रवृत्ति, परोपकार और अद्भुतता में विश्वास, एक ऐसी प्रवृत्ति जो कई प्रकृति के लोगों को अलौकिक चीजों पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन दूसरी ओर अधिग्रहण की प्रवृत्ति, अधिकार और प्राप्ति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। अटलांटा के यात्री के शारीरिक स्वरूप को अंतिम रूप देने के लिए उसके कपड़े चौड़े, ढीले और बहने वाले, खुले हुए क्रेवेट, चौड़े कॉलर और हमेशा खुले हुए कफ, जिसके माध्यम से घबराए हुए हाथ आते थे। लोगों को लगा कि सर्दी और खतरों के बीच भी वह आदमी कभी ठंडा नहीं होता। स्टीमर के डेक पर भीड़ के बीच वह इधर उधर भागता रहता था, एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहता था, अपने लंगर खींचता हुआ, समुद्री भाषा में बोलता, इशारे करता, सभी से दोस्ती करता और घबराहट में अपने नाखून काटता। वह उन मूल प्राणियों में से एक था जिन्हें सृष्टिकर्ता कल्पना के एक पल में आविष्कार करता है और जिसकी ढाल को वह तुरंत तोड़ देता है। वास्तव में मिशेल आर्डन के चरित्र ने शारीरिक विश्लेषण के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान किया। यह आश्चर्यजनक व्यक्ति हमेशा अतिशयोक्ति के लिए प्रवृत्त रहता था और अभी तक अतिशयोक्ति के युग से आगे नहीं बढ़ा था। वस्तुएं उसकी आंख की रेटिना पर अतिरंजित आयामों के साथ खुद को दर्शाती थीं, वहां से विशाल विचारों का एक संग, वो कठिनाइयों और मनुष्यों को छोड़कर सब कुछ बड़े पैमाने पर देखता था। इसके अलावा वह एक विलासी स्वभाव के व्यक्ति थे, स्वभाव से एक कलाकार थे और एक मजाकिया व्यक्ति थे। उन्हें व्यक्तिगत तर्क देना पसंद था और वे कमजोर पक्ष का पूरी ताकत से बचाव करते थे। अन्य विशेषताओं के अलावा उन्होंने खुद को शेक्सपियर की तरह बेहद अज्ञानी बताया और सभी विद्वानों लोगों के लिए सर्वोच्च अवमानना का दावा किया। उन्होंने कहा, जो केवल हमारे अंश को करते हैं। संक्षेप में, वह दिमाग के देश का एक बोहेमियन था, साहसी लेकिन साहसी नहीं, एक मूर्ख व्यक्ति, सूरज के घोड़ों के साथ भागने वाला एक फेटन, पंखों की रिले के साथ एक प्रकार का इकारस। उसके पास झंझटों में पड़ने की एक अद्भुत क्षमता थी और फिर से उनसे बाहर निकलने की भी उतनी ही अद्भुत क्षमता थी, एक बिल्ली की तरह अपने पैरों पर गिरना। संक्षेप में, पोप की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के अनुसार उनका आदर्श वाक्य था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, और असंभव के प्रति प्रेम उनका प्रमुख जुनून था। लेकिन इस उद्यमी व्यक्ति में उसके गुणों के दोष थे। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई जोखिम नहीं उठाता वो कुछ नहीं जीतता। अर्दन अक्सर बहुत जोखिम उठाता था और उसे कुछ नहीं मिलता था। वह पूरी तरह से निस्वार्थ और वीर था।
वह अपने सबसे बुरे दुश्मन की मौत के वारंट पर हस्ताक्षर नहीं करता और एक नीग्रो को छुड़ाने के लिए खुद को गुलामी में बेच देता। फ्रांस और यूरोप में हर कोई इस प्रतिभाशाली, चहल पहल वाले व्यक्ति को जानता था। क्या उसकी सेवा में कर्कश स्वर में सैकड़ों लोग लगातार उसके बारे में बात नहीं करते थे? क्या वह शीशे के घर में नहीं रहता था और पूरे ब्रह्मांड को अपने सबसे अंतरंग रहस्यों का जानकार नहीं मानता था? लेकिन उसके पास दुश्मनों का एक प्रशंसनीय समूह भी था, जिनमें से कुछ को उसने अपनी कोहनी का इस्तेमाल करके भीड़ में घुसने के लिए हथकड़ी लगाए और घायल किया था। फिर भी उसे आम तौर पर पसंद किया जाता था और एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार किया जाता था। हर कोई उसके साहसिक उपक्रमों में दिलचस्पी रखता था और बेचैन मन से उनका अनुसरण करता था। वह बहुत ही नासमझ के रूप में जाना जाता था। जब कोई दोस्त उसे आने वाली आपदा की भविष्यवाणी करके रोकना चाहता था, जंगल केवल अपने पेड़ों से ही जलता है, तो उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह नहीं जानते हुए कि वह अरब की सबसे सुंदर कहावत का हवाला दे रहा था। अटलांटा का यात्री ऐसा ही था, हमेशा हलचल में रहता था, हमेशा अंदर की आग की लपटों में उबलता रहता था, हमेशा प्रेरित रहता था, न कि इसलिए कि वह अमेरिका में क्या करने आया था, उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, बल्कि अपने उत्साही संगठन के कारण। अगर कभी कोई व्यक्ति एक अलग तरह का विरोधाभास पेश करता था तो वे थे फ्रांसीसी मिशेल अर्दन और यानकी बार्बिकेन। हालांकि दोनों ही अपने अपने तरीके से उद्यमी, साहसी और दुस्साहसी थे। बार्बिकेन का अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में चिंतन भीड़ की जय जयकार से तुरंत ही बाधित हो गया। ये जय जयकार इतनी उन्मत्त हो गई और उत्साह ने इतना व्यक्तिगत रूप ले लिया कि मिशेल अर्दन 1000 हाथ मिलाने के बाद, जिसमें उसने अपनी 10 उंगलियां लगभग छोड़ दी थीं, अपने केबिन में शरण लेने के लिए बाध्य हो गया। बार्बिकेन बिना कुछ बोले उसके पीछे चला गया। आप बार्बिकेन हैं? मिशेल अर्दन ने उनसे अकेले होते ही पूछा, और उसी लहजे में जैसे वह अपने 20 साल के मित्र से बात करते। हाँ, गन क्लब के अध्यक्ष ने उत्तर दिया। अच्छा, सुप्रभात बार्बिकेन, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फिर, बार्बिकेन ने बिना किसी और प्रारंभिक पूछताछ के कहा, क्या आपने जाने का निर्णय ले लिया है? पूरी तरह से निर्णय ले लिया है। तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ नहीं। क्या तुमने अपना प्रोजेक्टाइल बदल लिया है जैसा कि मैंने तुम्हें अपने संदेश में बताया था? मैंने तुम्हारे आने तक इंतजार किया। लेकिन, बार्बिकेन ने एक बार फिर जोर देते हुए पूछा, तुमने काफी सोच विचार किया? सोचता हूँ, क्या मेरे पास खोने के लिए कोई समय है? मुझे चांद पर जाने का अवसर मिल जाता है, मैं उससे लाभ उठाता हूँ और बस इतना ही। मुझे लगता है कि मुझे इतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। बार्बिकेन ने उत्सुकता से उस आदमी की ओर देखा जो अपनी यात्रा की योजना के बारे में इतनी लापरवाही और बिना किसी चिंता के बता रहा था। लेकिन कम से कम, उन्होंने कहा, आपके पास कोई योजना है, क्रियान्वयन का कोई साधन है। बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन मुझे आपको एक बात बताने की अनुमति दें। मैं अपनी बात एक बार और सभी के सामने कहना चाहता हूँ, और इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। फिर, जब तक आप कुछ बेहतर नहीं सोच पाते, अपने दोस्तों, अपने सहकर्मियों, पूरे शहर, पूरे फ्लोरिडा, पूरे अमेरिका को इकट्ठा करें, अगर आप चाहें, और कल मैं अपने निष्पादन के तरीके बताने के लिए तैयार हो जाऊंगा और किसी भी आपत्ति का जवाब दूंगा, चाहे वे कुछ भी हों। क्या इतना काफी है? हाँ, ये ठीक रहेगा, बार्बिकेन ने उत्तर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति केबिन से बाहर निकले और भीड़ को मिशेल आर्डन के प्रस्ताव के बारे में बताया। उनके शब्दों को लोगों ने बहुत खुशी के साथ सुना। इससे सभी मुश्किलें कम हो गईं। अगले दिन हर कोई आराम से यूरोपीय नायक के बारे में सोच सकता था। फिर भी कुछ सबसे जिद्दी दर्शक अटलांटा के डेक से नहीं हटे, उन्होंने रात जहाज पर ही बिताई। दूसरों के बीच, जेटी मैस्टन ने अपने स्टील के हुक को पूप की कंघी में घुसा दिया था, और इसे फिर से बाहर निकालने के लिए कैपेस्टन की जरूरत पड़ती। वह एक हीरो है, एक हीरो, वो हर स्वर में चिल्लाया, और हम उस यूरोपीय की तुलना में केवल बूढ़ी औरतें हैं।
जहां तक राष्ट्रपति का प्रश्न है, दर्शकों से बाहर जाने का अनुरोध करने के बाद वे पुनः यात्री केबिन में चले गए और तब तक वहां से बाहर नहीं निकले जब तक कि स्टीमर की घंटी आधी रात को नहीं बज गई। लेकिन फिर लोकप्रियता में दो प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाए और दोस्त बन गए।